बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से एक दिलेराना और जुर्रतमंदाना बयान सामने आया है। ऐसी सूरत हाल में जब हमारे बड़े बड़े लोग बात करते हुए घबराते हैं, कोई अमल तो क्या करना, जवाब तो क्या देना, सिर्फ बात करते हुए ही लड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा थे, आर्मी चीफ थे, वो कहा करते थे कि भारत के साथ हम मुकाबला कैसे करें, हमारे टैंक पुराने हो गए हैं, उसके लिए तेल के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इंडिया के साथ हम जंग नहीं बल्कि उनके साथ सुलह करके बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप किसी के साथ दुश्मनी ना लें, लेकिन उसके साथ जो आपके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता, आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आपका हाथ झटक देता है। ऐसे बंदे के साथ, ऐसे मुल्क के साथ आपकी कैसे दोस्ती हो सकती है। भारत जनरल बाजवा की तरफ से अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान, हाँ उसको दौरे इक़्तिदार ही कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को चलाया, जिस तरह से उन्होंने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह से उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा किया, इससे यही कहना होगा कि ये उनका दौरे हुकूमत था, ये उनका दौर था। अपने दौर में वो जिस तरह से सियासत करते रहे, जिस तरह से सियासतदानों को उन्होंने कुचला, पहले मियां नवाज शरीफ को और उसके बाद फिर इमरान खान को, पहले मुस्लिम लीग नून को, फिर इमरान खान की तहरीक इंसाफ को, जिस तरह उन्होंने मिलिया मेट करके रख दिया, इससे बड़ी क्या किसी के पास ताकत होगी। इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए कि उस बंदे का, उस आर्मी चीफ का ये दौर था। लेकिन जब आंखें दिखाने का मौका आया, इधर तो बड़ी आंखें दिखाते थे, बड़ी तड़ियाँ लगाते थे, लेकिन जब भारत की तरफ आंखें दिखाने का मौका आता था तो फिर भीगी बिल्ली या भीगी चूही बन के बैठ जाते थे। तो जनरल बाजवा साहब की तरफ से ये कहा जाता था कि हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं, तेल के पैसे नहीं, टैंक पुराने हो गए हैं, उनको जंग लग गया है। ये उन्होंने सहाफ़ियों से अपनी गुफ्तगू में एक बार नहीं कई बार कहा था। तो फिर ये भी पता चला कि उन्होंने कश्मीर इंडिया के ही हवाले कर दिया। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ उसको यही कहा जाता है कि भारत की तरफ से शब खून मारा गया। जनरल बाजवा कई क्रेडिट लेते हैं कि मैंने यूं कर दिया, मैंने इस तरह कर दिया, मैंने इमरान खान को ये कहा, मैंने हुकूमत को इस तरह से कंट्रोल किया, इमरान खान के साथ इस तरह से बात की। ये जनरल बाजवा बड़े फख्र से कहते हैं, लेकिन उधर जाते हुए ये अपनी दुम दबालियाँ करते थे। जब भारत का मामला आता था तो जनरल आसिम मुनीर की तरफ से अब ये बयान सामने आया है। बयानात की हद तक ही हम बात करते हैं, अमली इक़दाम तो अगली बात है। बहरहाल अमली इक़दाम भी बयानात ही से फिर वकूफ़ पज़ीर होते हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि कश्मीर पर अगर हमें 10 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर 3 जंगें पहले हम भारत के साथ लड़ चुके हैं, आइंदा भी जितनी जंगें लड़नी पड़ी हम लड़ेंगे। बहरहाल बोलने की हद तक ही सही जनरल आसिम मुनीर की तरफ से दिलेराना, जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ सामने आया है। तो बाकी कुछ लोगों की तरफ से जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि आज की हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी माजी की तरह ही सियासत में मुदाखलत कर रही है। ये अलग मौजू है कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से मुदाखलत कर रही है, उसको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बाद मौके पर देखिए कि हम ये बात करते हैं कि फ़ौज का सियासत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, ये कहने की हद तक हो सकता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि आपकी फ़ौज वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाए और वो सियासतदान जो कुछ कर रहे हैं उसको तमाशा के तौर पर देखती रहे। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप कश्मीर का सौदा कर दें, आप अपने एटमी बम का सौदा कर दें, आप कोई कंप्रोमाइज़ कर दें, तो क्या उस पर फ़ौज खामोश होकर बैठ जाए? अगर फ़ौज खामोश होकर बैठ जाती, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब भारत के साथ अपने तल्लुकात बढ़ा रहे थे और उस लकीर की बात कर रहे थे, उसके खात्मे की बात कर रहे थे, तो क्या उस पर मियां नवाज शरीफ को अमल करने दिया जा सकता था? तो अगर मियां नवाज शरीफ ने उस पर अमल नहीं किया तो उसकी वजह यह थी कि फ़ौज बैठी हुई थी। तो बाकी हमारे ऐसे हुक्मरान भी रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान की हर चीज़ को बेचा। तो उसमें आसफ अली जरदारी का नाम ले लें या किसी और का नाम ले लें, तो ऐसे सियासतदान अगर आपकी फ़ौज ना होती तो ये आपका एटम बम ये भी बेच देते, पाकिस्तान को बेच देते। तो ये कहना कि फ़ौज का कोई किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए,
एक हद तक होना चाहिए, लेकिन जब डेंट पड़ता है मुस्लिम लीग नून पर तो वो फिर फौज के खिलाफ खड़ी हो जाती है। जब पीपल्स पार्टी पर पड़ता है तो वो फौज के खिलाफ हो जाती है। तो तहरीक इंसाफ पर पड़ता है तो वो भी फौज के खिलाफ हो जाती है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के साथ आजकल जो कुछ हो रहा है उसको ज़्यादती नहीं बल्कि जुल्म, जबर और उससे भी ज़्यादा अगर कुछ कहा जा सकता है तो ज़रूर कह देना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए हर जुल्म, हर हरबा, हर जबर आजमाया जा चुका है और आजमाया जा रहा है। इमरान खान के ऐसे जुराइम नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको सियासत से आउट करने के लिए, उनको अपने रास्ते पर चलाने के लिए इस तरह से कैद किया गया है, इस तरह से सज़ाएं दी गई हैं, इस तरह से उन पर जबर जुल्म किया जा रहा है। तो बहरहाल हमारा वो अपनी जगह पर स्टांस है कि जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भारत को जिस तरह से जवाब दिया गया है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया गया है। अपिंदर द्विवेदी, ये भारत के नए आर्मी चीफ हैं, उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे भी चले जाएंगे, कश्मीर में पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है, वहाँ पे दहशतगर्दी पाकिस्तान करवा रहा है, तो ऐसे बयानात को देखते हुए जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भी एक रोज़ पहले कहा गया था कि अगर भारत की तरफ से कोई मुहिम जो की जाती है तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वो उसका भरपूर जवाब देंगे। तो ऐसा ही जवाब हमारे आर्मी चीफ साहब की तरफ से आना चाहिए था, जो कि आ गया है। तो दूसरी बात यह है कि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत, एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है उसकी हमायत नहीं की जा सकती। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ट्रंप साहब का असल रूप भी सामने आ गया है। उन्होंने हमेशा जंगों की मुखालफत की है, बल्कि जो भी अमेरिका की तरफ से जंगें लगाई जाती थी, जो भी अमेरिका की तरफ से आग सुलगाई गई थी, जो अलाव बना, तो उसको इन्होंने कम करने की, बुझाने की कोशिश की, लेकिन अब वो भी जंगों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पनामा को धमकी दी, मैक्सिको को धमकी दी, इसके साथ साथ कोलंबिया को भी धमकी दी, कनाडा को कहा कि हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो उसको भी शायद शामिल कर ले। लेकिन हम उनके बयान की बात करते हैं जो कुछ इनकी तरफ से, ट्रंप की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये कहा कि गजा पर कब्जा कर लेंगे, बिल्कुल यही उनके अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि गजा पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। गजा एक छोटी सी पट्टी है, छोटा सा एरिया है, उस पर कब्जा करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कब्जा करने के बाद उसको बरकरार रखना वो कितना मुश्किल है, वो इतना ही मुश्किल है जितनी मुश्किलात इसराइल को आ रही हैं इसी इलाके पे गजा पर ही अपनी कार्रवाइयाँ करने में, और जितनी मुश्किलात भारत को अपना तसल्लुत कश्मीर में बरकरार रखने के लिए मुश्किलात, ऐसी सूरत हाल का आपको गजा में भी सामना करना पड़ेगा। तो ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की गई, उसमें उन्होंने ये सारा कुछ कहा। उन्होंने और क्या कहा, हैरान कौन उन्होंने कहा, जो कुछ भी कहा उन्होंने कहा कि गजा पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा तो गजा को नया शहर बना देंगे। वैसे गजा जिस तरह से बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, उसकी तामीर नौ की ज़रूरत है, लेकिन ये गजा वाले कहें तो तब अमेरिका वहाँ पे जाए, ये अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि गजा में तामीर नौ होगी, वहाँ से सारे के सारे फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा। ये भी उन्होंने कह दिया कि वहाँ से सारे के सारे फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा, दीगर ममालिक में जाके उनको बसाया जाएगा। यहाँ पे नए लोग दुनिया भर से आएंगे, उनको वहाँ पे बसाया जाएगा। ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि उर्दन और मिस्र ये इस हवाले से इसको थोड़ा सा तोसी देने के लिए जगह देंगे, वो जगह फराहम करेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि दीगर ममालिक जिनमें सऊदी अरब भी है, वो भी हमारी इस हवाले से मदद करेगा। गो के सऊदी अरब की तरफ से, तुर्की की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से और दीगर भी कुछ ममालिक की तरफ से इस पर रद्द अमल दिया गया है, इसकी मुखालफत की गई है। लेकिन जब ट्रंप वहाँ पे बैठेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये लोग ट्रंप के साथ आपको नजर आएंगे। ट्रंप की तरफ से जिस तरह से गजा में ये सारा कुछ होने जा रहा है, तो इससे क्या एक और जंग का खदशा है। ये ट्रंप तो कहते थे कि मैं जंगों का खात्मा करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक नहीं, आग सुलगाने के लिए, आग लगाने के लिए, आग भड़काने के लिए निकल रहे हैं। और जा कहाँ पे रहे हैं, गजा में जा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि इब्राहिम माहदे में दीगर ममालिक भी शामिल हो जाएं। उनका सबसे ज़्यादा जोर सऊदी अरब पर है। सऊदी अरब पर उन्होंने पहले भी जोर दिया था, अब फिर उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक से भी कहते हैं कि वो इस माहदे में शामिल हो जाएं। इस माहदे में कौन कौन शामिल है? इस माहदे में इसराइल है, इस माहदे में मराकश है, यूएई है और दीगर भी कुछ ममालिक हैं जो नए नए इसमें शामिल हुए हैं। सऊदी अरब भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि पहले पाकिस्तान इस माहदे का हिस्सा बन जाए, लेकिन
पाकिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए ऐसा मुश्किल नज़र आता है सरदस्त, लेकिन कुछ पता नहीं है कि ये भी उस मुआहदा का हिस्सा बन जाए और इसराइल के साथ एक प्लेटफार्म पर अमेरिका के दबाव देने पर और सऊदी अरब भी जब कहेगा तो ये उसमें शामिल हो जाए। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि वो भी इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। तो देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। तो बैठे बिठाए सदर ट्रंप की तरफ से ऐसा ऐलान कर दिया गया, ऐसा कह दिया गया, और दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से जिस तरह से ये कहा गया था कि तारकीन वतन को उनके मुमालिक में भेजा जाएगा, तो भारत में पहली खेप आ चुकी है। 104 भारतीय पहुंच गए हैं। 18,000 भारतीय वहां पे मौजूद हैं जिनको वहां से निकाला जाना है, जो गैर कानूनी तौर पर वहां पे मौजूद थे। 104 को लाया गया तो किस तरह से लाया गया? उनके हाथ बांधे हुए थे, हथकड़ियां लगी हुई थी, कुछ लोगों को शायद बेड़ियां भी पहनाई गई थी। इस पर भारत के अंदर से मोदी साहब के अलावा मोदी साहब ने इस पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। तो बाकी इनके मुल्क के अंदर से इस पर शदीद एतराज़ किया गया है। तो बाकी पाकिस्तान के भी 8,000 लोगों ने जो वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं वापस आना है। वो किस तरह से आते हैं, यहाँ पे तो उनकी कोई बात करने वाला भी मौजूद नहीं है। भारत ने ये कहा था कि हम अपने लोगों को खुद जाके ले आते हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा बस भाई बस, ऐसी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका का फौजी जहाज़ वहाँ से चला, भारत आ गया, उस पर कितने अखराजात आए ये हम अलग से एक रिपोर्ट में इस वीला के बाद आपके सामने रख देंगे। मुफ्ती कवी और राखी सावंत की बात करनी थी, वो फिर हमारा वीला ये थोड़ा सा तवील हो गया, उस पर बाद में बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।